बिल्कुल देखिए, कैलाश गहलोत तो पहुंच चुके हैं। अब उनसे आगे पूछताछ जाहिर तौर है कि शुरू हो जाएगी, लेकिन कितने घंटे तक ये पूछताछ होगी ये फिलहाल सवाल बना हुआ है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कैलाश गहलोत पहले ही समन पर यहां ईडी ऑफिस में पहुंच जाते, क्योंकि उन्हें आज ही समन मिला और आज ही 11 बजे उनके पहुंचने का वक्त दिया गया और कुछ ही देर बाद वो ईडी ऑफिस में सवाल जवाब के लिए पहुंच जाते हैं। जैसा कि उन पर आरोप है कि जो पॉलिसी तैयार की गई थी वो उस ग्रुप में शामिल थे, उन्होंने मसौदा पूरा तैयार किया था, हरी झंडी दिखाई थी और साथ ही साथ उस पूरी इंफॉर्मेशन को यानी कि उस ड्राफ्ट को लीक किया गया था उस साउथ लॉबी को, जो कि इस शराब घोटाले का हिस्सा था। साथ ही साथ उन पर यह भी आरोप है कि विजय नायर जो कि बिचौलिया था उस साउथ लॉबी और दिल्ली शराब घोटाले के बीच का बिचौलिया था, उसको अपने सरकारी आवास में रहने की उन्होंने जगह दी थी। यहां तक कि ये भी सामने आ रही है बात कि कई कारोबारियों को वो पॉलिसी लागू होने से पहले वो ड्राफ्ट भी भेजा जा चुका था और इसके लिए 100 करोड़ की रिश्वत ली गई थी। बिल्कुल, ये वो आरोप थे जो ईडी की तरफ से लगाए गए थे कोर्ट में खड़े होकर अरविंद केजरीवाल के पूरे प्रकरण को लेकर भी, और वहीं अब जो है कैलाश गहलोत की भी मुश्किलें इस पूरे मामले में बढ़ती हुई नजर आ रही है। वहीं बड़ी खबर आपको बताएं, वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से अब आम आदमी पार्टी पर बड़ा हमला जो है वो बोला गया। उन्होंने कहा है कि किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा, हर एक घोटालेबाज पर एक्शन होगा, जो ईमानदार हैं वो सहयोग करें, यह भी वीरेंद्र सचदेवा की तरफ से कहा गया है। आपको बताएं कि आम आदमी पार्टी के जो तमाम नेता हैं उनकी मुश्किलें बढ़ रही, तो इस पर वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। देखिए, हमारा पहले से मत था कि शराब घोटाले में आम आदमी पार्टी के कई सारे नेता मुख्यमंत्री समेत शामिल हैं और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है और कई परत दर परत खुलासे हो रहे हैं। तो मुझे लगता है अब शराब घोटाले में और नए किरदार सामने आएंगे। जिसने चोरी की है, जिसने भ्रष्टाचार किया है, उसे जवाब तो देना ही पड़ेगा। तो पहले मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और उसके बाद सीएम केजरीवाल और अब कैलाश गहलोत को तलब किया गया है। अंजलि, हम ये देख रहे हैं कि कैलाश गहलोत शायद ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि सबसे पहले यही आरोप लगा है कि आपके लोग सहयोग नहीं कर रहे हैं। सीएम 9 समन तक नहीं आए, कैलाश गहलोत पहले ही समन पर पहुंच गए हैं पूछताछ के लिए। बिल्कुल देखिए, ये सवाल तो यहाँ पर उठना लाजमी है कि सीएम केजरीवाल 9 समन के बाद भी नहीं आए और आखिरकार उन्हें 10वां समन भेजा गया। इसके पहले भी संजय राउत को भी समन भेजे गए थे, आखिरकार ईडी उनके आवास पर पहुंचती और उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। कुछ ऐसा ही मामला मनीष सिसोदिया के मामले में भी देखा गया। ऐसी घटना की मनीष सिसोदिया के बाद एक समन भेजे जा रहे थे और वो फिलहाल गिरफ्तार होते हैं जब ईडी के बाद इन्होंने समन लगातार भेजती है। तो ऐसा ही लगातार कड़ी दर कड़ी चला रहा था और हो सकता है कि इन सब उदाहरण को देखते हुए कैलाश गहलोत ने यहां ईडी ऑफिस में पहुंचना जरूरी समझा कि एक के बाद एक समन के बाद सभी को गिरफ्तार ही किया गया और इससे बेहतर है कि पहले ही समन में यहां पर कैलाश गहलोत जो कि मौजूदा सरकार में परिवहन मंत्री, उनके पास कई मंत्रालय है, तो यहां पर अब पहुंचे हुए हैं। अब ये देखना होगा कि जब उनसे पूछताछ का सिलसिला जो शुरू होगा, क्योंकि टाइम भी देखिए, क्योंकि 1 अप्रैल तक दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल हिरासत में है पहले ईडी के, और इसी टाइम पर कैलाश गहलोत का पहुंचना, क्योंकि उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने मोबाइल फोन भी नष्ट कर दिया था जब शराब घोटाले मामले में केस दर्ज हुआ था पहला, और इस नीति को तैयार करने के दौरान उन्होंने कई बार नंबर बदले। इस तरह के भी जांच में लेकिन जिस तरीके से अंजलि सुजाता कह रही है कि गंभीर आरोप ये प्रिटेंड करने की कोशिश हो रही है कि कैलाश गहलोत पूरी तरह से सहयोग यहां पर कर रहे हैं, लेकिन जो समन इससे पहले अरविंद केजरीवाल को किए जाते तब वजह पूछी जाती थी कि किस वजह से बुलाया जा रहा है, गवाह के तौर पर बुलाया जा रहा है या फिर वो अपराध में शामिल है, उस वजह से ईडी बुला रही है। इस तरीके के सवाल कैलाश गहलोत की तरफ से या कैलाश गहलोत को लेकर आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं पूछा गया है। ये बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, यहाँ पर ये दिलचस्प बात तो है ही, लेकिन साथ ही साथ ये भी देखना जरूरी है। देखिए, सौरभ भारद्वाज कुछ कह रहे हैं, जरा पहले वो सुनवा देते हैं अंजलि, फिर आपके पास वापस हम यहाँ पर लौट रहे हैं। और उन्होंने 4 स्टेटमेंट्स के बारे में पूरी तरह से विस्तार से कोर्ट में बताया। एक स्टेटमेंट शरत रेड्डी के विषय में है और शरत रेड्डी की पिता की जो कंपनी है औरोबिंदो फार्मा और उनकी सब्सिडियरी ने किस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए दिए, ये हमने आपको बताया।
आज हम शरत रेड्डी के बाद 2 और गवाहों के विषय में आपको बताएंगे और बताएंगे कि उनकी गवाही किस तरीके से ईडी ने ली है और किस तरीके से ये पूरा का पूरा केस एक फ्रॉड पर आधारित है, एक एक्सटॉर्शन रैकेट पर आधारित है। मैं बात कर रहा हूं मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी एमएसआर के विषय में और उनके बेटे राघव मुगुंटा के विषय में। तो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में बताया था, एमएसआर ने अपने ऑफिस से, मुख्यमंत्री जी के ऑफिस से अपॉइंटमेंट मांगी कि मैं एक मुख्यमंत्री से एक सांसद के तौर पे मिलना चाहता हूं। 10 दिन बाद उनको अपॉइंटमेंट मिली। 16 मार्च 2021 को 4:30 बजे मुख्यमंत्री कार्यालय में ये थोड़ी सी देर के लिए मुख्यमंत्री जी से मिले। मुख्यमंत्री जी को इन्होंने कहा कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूं, मेरी फैमिली एक ट्रस्ट चलाती है, मुझे उस ट्रस्ट के लिए जमीन चाहिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा जमीन एलजी के अधीन आती है, लिहाजा आप मुझे रिक्वेस्ट लेटर दे दीजिए, मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। सिर्फ इतनी सी बात हुई है, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर से, और वो भी ऑफिशियल मीटिंग हुई है, बाकायदा अपॉइंटमेंट लेके हुई है। इसके बाद ये मामला दर्ज किया जाता है और 16 सितंबर 2022 को इनके यहां छापा पड़ता है, इनके ठिकानों पे छापा पड़ता है। जब छापा पड़ता है तो इनसे स्टेटमेंट ली जाती है और ये वही बात कहते हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कोर्ट में कही कि मैं अपने फैमिली ट्रस्ट के सिलसिले में, उसके जमीन के सिलसिले में अरविंद केजरीवाल जी से मिला। उन्होंने कहा कि एलजी को लेटर वो फॉरवर्ड कर देंगे, बस इतनी ही बात है। ये उनकी ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो ईडी ने दर्ज की हुई है। ये स्टेटमेंट 16 सितंबर 2022 की है। इसके बाद इनके बेटे राघव मुकुंटा को 10 फरवरी 2023 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। जाहिर सी बात है, ये चौथी बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, लिकर के बड़े कारोबारी हैं साउथ के, और काफी जनरेशन से इनका वहां पे बड़ा कारोबार रहा है। कहा जा सकता है कि करोड़पति अरबपति आदमी है। 4 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक अरबपति आदमी के एक बेटे को जेल भेज दिया जाता है 10 फरवरी 2023 को। 5 महीने तक उसको जेल में सड़ाया जाता है और फिर ये बाप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टूट जाते हैं और 5 महीने बाद 16 जुलाई 2023 को ये अपना स्टेटमेंट बदल लेते हैं और पहली बार अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ स्टेटमेंट देते हैं। जब ये 16 जुलाई को स्टेटमेंट अरविंद जी के खिलाफ देते हैं तो 18 जुलाई को इनके बेटे की बेल हो जाती है, वो छूट जाता है और फिर वो 3 अक्टूबर 2023 को वो सरकारी गवाह बनके अपना माफीनामा ले लेता है। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन महीनों के दौरान मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी की 3 स्टेटमेंट्स ली गई, जिसमें से 2 स्टेटमेंट्स में उन्होंने अरविंद जी के विषय में कोई ऐसी बात नहीं कही जिससे अपराध के विषय में कोई भी जानकारी होती हो या उसकी तरफ इशारा भी होता हो। तीसरी स्टेटमेंट उनके खिलाफ उन्होंने दी। उनके बेटे राघव की 7 स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड हुई हैं, 7। उसी एजेंसी ने 7 बार उनकी गवाही ली। 6 स्टेटमेंट्स में वो कोई ऐसी बात नहीं कहता, वो वही बात रिपीट करता है जो अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि मेरे पिता जमीन के काम से अरविंद केजरीवाल से मिले। मगर जब 7वीं स्टेटमेंट में वो अरविंद केजरीवाल को इंडाइट करता है तो उनकी बेल हो जाती है और उनको सरकारी गवाह बना लिया जाता है। हमने आपको शरत रेड्डी के विषय में बताया था कि शरत रेड्डी का भारतीय जनता पार्टी से क्या रिश्ता है। शरत रेड्डी मनी लॉन्ड्रिंग में गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड से देते हैं। सबके मन में सवाल था कि भाई 4 में से 1 गवाह का तो अरविंद केजरीवाल जी ने बता दिया, बाकी गवाहों का कौन बताएगा। तो आज हम मुगुंटा रेड्डी और उनके बेटे राघव मुगुंटा रेड्डी के बारे में आपको बता रहे हैं। कल
एनडीए यानी कि प्रधानमंत्री जी की जो अलायंस है एनडीए, उसके घटक दल टीडीपी ने उनको अपना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाने के लिए उम्मीदवार बना लिया है। यानी कि प्रधानमंत्री मोदी और पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी अब अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ जो मुख्य गवाह है उनके परिवार के लिए वोट मांगेंगे। हमारा सवाल है, ये रिश्ता क्या कहलाता है? हर आदमी जो अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इतने दबाव के बाद, जेल डालने के बाद गवाही देता है,